New Oxford Modern English Book, Class 8th, Chapter 5, Dreaming of the Dawn Wall. Complete explanation in Hindi. ये जो यहाँ पिक्चर दिखाई गई है, दिस इज़ अ डॉन वॉल. डॉन वॉल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी स्ट्रेट है. पूरा इस पे चढ़ना बिना किसी फ्री एड क्लाइंबिंग जिसको हम बोलते हैं, बिना किसी चीज़ को यूज़ किए, इसके बारे में ये चैप्टर लिखा गया है. डॉन वॉल कहाँ है? दैट इज़ इन कैलिफोर्निया. कैलिफोर्निया में, ये कैलिफोर्निया का पूरा मैप है, जहाँ पे एक तरफ यहाँ पे मोजेव डेजर्ट है. ये सीरिया नेवाडा नाम की एक प्लेस है. यहाँ पे पूरे माउंटेन्स हैं डिफरेंट. ये जो माउंटेन्स है, इन माउंटेन्स में जो सबसे डिफ़िकल्ट जगह है जहाँ पे चढ़ना, जिस माउंटेन को पे चढ़ पाना जो सबसे डिफ़िकल्ट माउंटेन है, दैट इज़ अ डॉन वॉल. तो ये जो हमारा चैप्टर है, दैट इज़ द ड्रीमिंग ऑफ द डॉन वॉल. California stretches down the west coast of America and contains huge range of geographic features. हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कैलिफोर्निया की. कैलिफोर्निया जो है वो पूरा स्ट्रेच है, जो मैंने अभी मैप दिखाया था, जिसमें पूरा वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका जो है वहाँ पे पूरा कैलिफोर्निया फैला हुआ है, स्ट्रेच्ड है. और यहाँ पे अलग अलग टाइप के ह्यूज रेंज यानी बहुत सारे जोग्राफिक फीचर्स यानी नदियाँ, पहाड़, झरने, ये सब डिफरेंट जोग्राफिक फीचर्स इस एरिया में हैं. एज वेल एज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, और उसके कैलिफोर्निया में समुद्री किनारा भी बहुत लंबा है. कोस्ट लाइन यानी जहाँ पे समुद्र है वो. कैलिफोर्निया कंटेन्स द ड्राई मोजेव डेजर्ट. इसके अलावा कैलिफोर्निया में एक डेजर्ट है, डेजर्ट जहाँ पे पानी की कमी होती है, रेतीली एरिया रहती है, जिसका नाम है मोजेव डेजर्ट. लॉट्स ऑफ फर्टाइल फार्मलैंड, और कैलिफोर्निया की कुछ एरिया बहुत फर्टाइल भी है जहाँ पे खेती के लायक ज़मीन है. मैसिव माउंटेन्स एंड डीप वैलीज़, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, और उसके बीच में वैलीज़ हैं, जब जहाँ दो माउंटेन्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जो बीच की एरिया होती है. जैसे अगर मैं उस पिक्चर को बनाती हूँ तो वो इस तरीके से रहेगी, ये दूसरा माउंटेन. तो ये जो बीच के एरियाज़ जो हैं, दैट इज़ डीप वैलीज़ जो हैं, वो इस एरिया में हैं. कैलिफोर्निया इज़ ऑल्सो होम टू द tallest tree in the world, the coast redwood, and the oldest tree in the world, Bristol cone pine. कैलिफोर्निया जो है वहाँ पे दुनिया का सबसे लंबा टॉल प्लांट ट्री भी है, जिसका नाम है कोस्ट रेडवुड, और सबसे पुराना ट्री भी है जिसका नाम है ब्रिस्टल कोन पाइन. अ लार्ज एरिया इन द सीरिया नेवाडा, स्पेनिश फॉर द स्नो कवर्ड माउंटेन रेंज इज़ योसेमाइट नेशनल पार्क, और एक बहुत बड़ी एरिया है जिसका नाम है सीरिया नेवाडा. उसको अगर स्पेनिश भाषा में उसको समझने की कोशिश करें, इन वर्ड का मतलब क्या है, तो वो है बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों की रेंजेस. एंड यहाँ पे योसेमाइट में ई इज साइलेंट, इसको योसेमाइट नेशनल पार्क बोला जाता है. इस सीरिया नेवाडा में एक जगह है जिसका नाम है योसेमाइट नेशनल पार्क. Yosemite is a United Nations World Heritage Site that was first recognized as a significant place and protected by law in 1864. योसेमाइट वर्ल्ड हेरिटेज यानी दुनिया की धरोहर, जो दुनिया पूरी जिस चीज़ को संभालना चाहती है उसको बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज. ये यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में योसेमाइट है, और इसको पहली बार जब पहचाना गया था कि ये इतनी ब्यूटीफुल और संभालने लायक प्लेस है, और उसको लॉ से प्रोटेक्शन मिला था 1864 में. Yosemite is known worldwide and millions of tourists visit the waterfall, forest, valleys every year. ये योसेमाइट सारी दुनिया में पहचाना जाता है
कई टूरिस्ट वहाँ पे उसके वहाँ की खूबसूरती देखने आते हैं, वाटरफॉल्स, जंगल, वैलीज़ हर साल। इट इज़ अ ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर रॉक क्लाइंबर्स। रॉक क्लाइंबर्स यानी जो पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं उनको बोलते हैं। ये एक सपने जैसा है रॉक क्लाइंबर्स के लिए, who wish to scale the valley's walls, जो स्केल यानी चढ़ना, जो चाहते हैं उन वैली की दीवारों पे चढ़ना। The inspiring rock formation are incredible to see, and many climbers long to visit and get up close to these towering granite giants. ये जो इंस्पायरिंग यानी रॉक क्लाइंबर्स के लिए एक इंस्पिरेशन रहती है, एक वो चाहते हैं उस पर चढ़ पाना, और उस पर चढ़ना एक इनक्रेडिबल टू सी है। किसी को उन पहाड़ों पे चढ़ते हुए देखना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड मैनी क्लाइंबर्स, कई जो क्लाइंबर्स हैं, लॉन्ग टू यानी चाहते हैं, विज़िट, लॉन्ग टू यानी यहाँ पे चाहना, वो विज़िट करना चाहते हैं और उन पहाड़ों के एकदम पास जाके उन बड़े बड़े टावर जैसे पहाड़ों को जो ग्रेनाइट से बने हुए हैं, ग्रेनाइट जायंट्स यानी बहुत बड़े बड़े ग्रेनाइट से बने हुए पहाड़ों को पास से जाके देखना चाहते हैं। The most famous of the Yosemite rock formation are the two monoliths, Half Dome and El Capitan। तो यहाँ पे जो योसेमाइट रॉक फॉर्मेशन यानी योसेमाइट पहाड़ों के जो बहुत बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, उसमें जो सबसे फेमस दो मोनोलिथ्स यानी बड़ी स्ट्रॉन्ग रॉक्स हैं, एक का नाम है हाफ डोम और दूसरे का नाम है एल कैपिटन। These huge granite monsters rise up from the valley floor and pose a challenge to even the most experienced climbers। ये जो ग्रेनाइट से बने हुए, ग्रेनाइट यानी जैसे मार्बल, ग्रेनाइट अलग अलग स्टोन्स होते हैं, उसमें से ग्रेनाइट जो सबसे हार्डेस्ट माना जाता है, जो ग्रेनाइट के मॉन्स्टर यानी बहुत बड़े पहाड़ ज़मीन के वैली के फ्लोर से स्टार्ट होते हैं और बहुत बड़ी ऊंचाई अचीव करते हैं, उन पे चढ़ना वो सभी रॉक क्लाइंबर्स के लिए एक चैलेंज के समान होता है, और उस पर चढ़ना एक चैलेंज होता है क्लाइंबर्स के लिए। रॉक क्लाइंबिंग इज़ एन एक्टिविटी दैट मैनी पीपल एन्जॉय। रॉक क्लाइंबिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो बहुत लोगों को पसंद होती है। देयर आर डिफरेंट वेज एंड लेवल्स ऑफ क्लाइंबिंग। पहाड़ पे चढ़ने के अलग अलग वेज होते हैं, अलग अलग लेवल्स होती हैं। Some people like to scramble across or up rocks as part of a walk, whereas others take the activity much more seriously। कुछ लोग प्राइम ऐसे रेंगते हुए जैसे चढ़ते हैं, स्क्रैम्बल अक्रॉस रॉक्स पे, और कुछ लोग ऐसे वॉक करते हुए धीरे धीरे चढ़ना पसंद करते हैं, और कुछ लोगों के लिए पहाड़ चढ़ना काफ़ी सीरियस एक्टिविटी होता है। Some use special equipment such as ropes, ladders, metal clips जिसको carabiners भी बोला जाता है, and belays to help them climb। कुछ जो पहाड़ चढ़ने के लिए अलग अलग चीज़ों को यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं, जैसे रस्सियाँ, सीढ़ी जैसे लैडर्स, मेटल की जो क्लिप्स होते हैं वो, या बिलेस को यूज़ किया जाता है पहाड़ों पे चढ़ने के लिए। दिस इज़ नोन एज एड क्लाइंबिंग। एड यानी किसी चीज़ की मदद लेके चढ़ना। यहाँ पे बिले का मतलब है रॉक, बुश और अदर ऑब्जेक्ट सच एज मेटल लूप्स, या जो रनिंग रोप दैट कैन बी पुट अराउंड टू सिक्योर अ होल्ड। यानी बिले का मतलब होता है किसी बड़ी पहाड़ का सहारा लेते हुए, या किसी बुश झाड़ी का सहारा, या किसी ऑब्जेक्ट या कोई ऐसा मेटल का लूप जो अपने चारों तरफ बांध के और उसकी मदद से ऊपर चढ़ा जाए। जब इन चीज़ों की यूज़ करके पहाड़ चढ़ा जाता है तो उसको एड क्लाइंबिंग, एड यानी जिससे हमको हेल्प मिलती है, वो क्लाइंबिंग बोला जाता है। अदर यूज़ वेरी लिटिल इक्विपमेंट्स प्रेफरिंग टू फ्री क्लाइंब। कुछ जो होते हैं वो बहुत कम इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं, वो फ्री क्लाइंब करना पसंद करते हैं। Free climbing is climbing without much equipments, using only the body to work out a route up or across the rock face। फ्री क्लाइंबिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जैसे इक्विपमेंट में ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, जिसमें बॉडी को वर्कआउट किया जाता है, रास्ता ढूंढा जाता है, रॉक के फेस को देख के और आगे चढ़ा जाता है।
Free climbers use a safety rope that is attached below them to save them if they fall off. फ्री क्लाइंबर्स ज़्यादा इक्विपमेंट तो यूज़ नहीं करते, पर एक सेफ्टी रोप बांध देते हैं अपने चारों तरफ, वो अटैच कर देते हैं और उसको नीचे ज़मीन पे बंधी हुई रहती है कि जब वो गिरें तो वो प्रोटेक्ट हो सकें, बच सकें, उनको बचाया जा सके. One person who excels in all types of climbing is very well respected among serious climbers is Tommy Cadwell. एक जो पर्सन जो हर टाइप का क्लाइंबिंग में बहुत ही निपुण हैं, बहुत अच्छे से कर पाते हैं और एक सीरियस क्लाइंबर हैं जिनका नाम है टॉमी कैडवेल. क्लाइंबर्स नीड टू बी, अब क्लाइंबर बनने के लिए कुछ क्वालिटीज़ की ज़रूरत है. क्लाइंबर्स नीड टू बी फिट एंड स्ट्रॉन्ग. क्लाइंबर्स को फिट और स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है. दे नीड टू बी फ्लैक्सिबल एंड एजाइल. उनको एक फ्लैक्सिबल यानी कहीं पे भी अपनी बॉडी को मोड़ तोड़ सकें, एंड एजाइल एबल टू मूव क्विकली एंड ईजीली, जगह को क्रॉस कर सकें. दे मस्ट बी एबल टू इंड्योर पेन एंड फिजिकल हार्डशिप वाइल कीपिंग काम एंड फोकस्ड. उनमें ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपने दर्द को बर्दाश्त कर सकें. एंड्योर मतलब टॉलरेट कर पाना, और जो उनकी शरीर की तकलीफ़ है, फिज़िकल हार्डशिप यानी मेहनत करने से जो तकलीफ़ बॉडी को पहुंचती है, वो शांति से अपने आप को काम रख के, शांत रख के और फोकस्ड रख के कर सकें. टॉमी हैज़ ऑल दीज एट्रीब्यूट्स, और ये सारी क्वालिटीज़ टॉमी में हैं. Born in America in 1978, Tommy began climbing at a young age with his father. टॉमी का बर्थ 1978 में हुआ था अमेरिका में, और वो अपने पिताजी के साथ छोटी सी एज से ही क्लाइंबिंग स्टार्ट की थी. Soon it became clear that the young boy had a talent, and his father helped him to develop it by encouraging him and taking him on climbing trips. जल्दी ही जो छोटा ये लड़का था उसमें उसका टैलेंट दिखाई देने लगा, और उसके फादर ने उसको हेल्प की, इनकरेज की कि वो क्लाइंबिंग ट्रिप कर सके. वैन और उसको उसकी हॉबी में उसके टैलेंट को बढ़ावा दिया. वैन टॉमी वॉज 14, दे वैन टू यूरोप एंड क्लाइंब्ड माउंटेन ब्लंक. जब वो टॉमी 14 ईयर्स का ही था तब वो यूरोप गए और वहाँ पे उन्होंने क्लाइंब किया था माउंट ब्लैंक एंड मैटरहॉर्न. ये पहाड़ मैटरहॉर्न और ब्लैंक पे उन्होंने क्लाइंबिंग किया था. व्हेन ही वाज 16, जब वो 16 साल के थे, टॉमी साइंड अप टू ए क्लाइंबिंग कंपटीशन. तब टॉमी ने एक क्लाइंबिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था. ही सरप्राइज्ड अ लॉट ऑफ पीपल वर विनिंग द कंपटीशन एंड बिकमिंग द नेशनल चैम्पियन. कई लोग हैरान रह गए थे कि इतनी छोटी उम्र में टॉमी ने उस कंपटीशन को जीता था और नेशनल चैम्पियन बने. Over the next few years, Tommy trained hard and made his mark in the climbing world. अगले कुछ साल टॉमी ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली और क्लाइंबिंग वर्ल्ड में उनका नाम बन गया. The Tommy enjoys climbing in Yosemite and he has tried many of the routes up El Capitan. टॉमी योसमाइट पे पहाड़ चढ़ना बहुत पसंद करते थे और उन्होंने कई रास्ते ढूंढे थे अल कैपिटन पे चढ़ने के. The 3,000 foot cliff is so sheer that from a distance it look like a smooth surface. 3,000 फुट की ये जो बड़ी पहाड़ी है वो इतनी चिकनी, इतनी स्मूथ है. शेयर मीन स्मूथ एकदम, और इतनी दूर से ऐसे दिखाई देता है कि वो एकदम प्लेन और स्मूथ ग्लास के जैसे सरफेस है. The free climbers struggle to find edges and ledges in the rock to hold on to. जो फ्री क्लाइंबर्स है वो ज़्यादा चीज़ों को यूज़ नहीं करते इक्विपमेंट को, तो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि वो जगह ढूंढ पाएँ उस रॉक पे जहाँ पे वो हाथ पकड़ के उससे आगे चढ़ पाएँ. So of the 100 or more routes up El Capitan, only 13 have been successfully free climbed. करीब 100 से ज़्यादा रास्तों से अल कैपिटन पे चढ़ने की कोशिश की गई, जिसमें से 13 रूट ही ऐसे थे जिस पे फ्री क्लाइंबर्स चढ़ पाए.
Of these, the most difficult is called the Dawn Wall. उन सब में सबसे जो difficult था, that was the Dawn Wall. The Tommy dream was to free climb the whole route in one trip. टॉमी का ये सपना था कि वो फ्री क्लाइंब कर सकें इस पूरे रास्ते पे, और वो भी एक ही ट्रिप में. In 2000, Tommy and 3 other climbers were in Kyrgyzstan climbing in the Pamir Alay mountain range when they were shot at and they captured by Uzbekistan rebels. In 2000 ईयर में टॉमी अपने कुछ 3 क्लाइंबर्स के साथ किर्गिस्तान में क्लाइंबर के लिए एक पहाड़ जिसका नाम है पामीर अलाई माउंटेन पे चढ़ने के लिए गए थे, जहाँ पे वहाँ के जो रिबेल्स थे जिनका नाम था उज़्बेकिस्तानी, उन्होंने उनको किडनैप कर लिया था. उनके कब्जे में वो लोग आ गए थे. आफ्टर 6 days ऑफ बीइंग हेल्ड होस्टेज, उनको 6 दिनों तक के वहाँ पे होस्टेज बना के रखा गया, पकड़ के रखा गया. टॉमी मैनेज टू ओवर पावर अ गार्ड एंड गेट फ्री. टॉमी किसी तरीके से वहाँ जो उनको गार्ड उनका ध्यान रख रहा था उससे बच के निकल पाए, उससे लड़के आगे निकल पाए और फ्री हुए. The 4 climbers had to track 29 kilometers before they found help. फ्री क्लाइंबर्स को करीब 29 किलोमीटर का रास्ता क्रॉस करना पड़ा जब तक कि उनको कुछ मदद मिली. The suffering and fear they had experienced had a deep effect on Tommy and other climbers. उस वक्त उन्होंने जो तकलीफ़ सही थी, जो डर से वो गुज़रे थे, उनके ऊपर उसका बड़ा प्रभाव रहा. Tommy has been reported as saying that the experience made him realize that if he could cope with being held hostage, he could cope with anything. टॉमी ने ये बात कही थी इस एक्सपीरियंस के बाद कि उसने इस बात को महसूस किया है कि अगर वो होस्टेज रह के डील करना जानते हैं तो वो किसी भी चीज़ से डील कर सकते हैं, यानी होस्टेज रहना इतना डिफ़िकल्ट है. देन इन 2001 अ डिज़ास्टर स्ट्रक अगेन. उनकी लाइफ में एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया. टॉमी वॉज वर्किंग विथ अ टेबल सॉ. वो एक टेबल की सॉ से, यानी जिससे लकड़ी को जिससे काटा जाता है उससे काम कर रहे थे, आरी, लकड़ी की आरी से काम कर रहे थे. When he had an accident and chopped off the top of his index finger, तब उनके साथ एक एक्सीडेंट हो गया और उनके इंडेक्स फिंगर का एक टुकड़ा टूट गया. Despite the pain, दर्द के अलावा he acted quickly. दर्द कितना भी दर्द था पर उन्होंने फटाफट एक्ट किया और अपना जो पीस ऑफ फिंगर था, put the piece of finger in ice, उन्होंने अपने फिंगर का वो टुकड़ा बर्फ़ में डाल दिया. When he got to the hospital, the doctor were able to sew his finger back together. जब वो हॉस्पिटल गए तो जैसे डॉक्टर्स उसकी फिंगर को फिर से सी सकें उसके हाथ पे. However, they told Tommy that it would never recover fully. पर टॉमी को डॉक्टर्स ने क्लियर बोला कि वो फिर से वापस उतना ही रिकवर पहले जैसा नहीं हो सकता. Tommy knew that having 9 fingers was a serious problem. Tommy knew that having 9 fingers was a serious problem for a professional climber. But he also knew that he would not be able to climb well if one of his fingers could not grip properly. टॉमी अच्छे से जानते थे कि हाथ में सिर्फ 9 उंगलियां होना एक प्रोफेशनल क्लाइंबर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है अपने करियर को बचा पाना. पर वो अच्छे से ये भी जानते थे कि अगर एक 10th फिंगर है पर उसमें ताकत नहीं है, वो किसी चीज़ को प्रॉपरली ग्रिप नहीं पकड़ सकती, तो वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है. He asked the doctor to remove the tip and with his father worked on making his hands stronger than ever before. उन्होंने डॉक्टर को कहा कि उनकी फिंगर की टिप को निकाल दें और उन्होंने अपने फादर के साथ मिलके अपने हाथ को और स्ट्रॉन्ग करने की मेहनत करने लगे. Many people thought that his climbing career was over. यहाँ पे कई लोगों ने यही सोचा कि अब उनका क्लाइंबिंग करियर यहीं पे ख़त्म हो चुका है. But it wasn't. पर ये सच नहीं था. Much to everyone's surprise, Tommy's climbing technique continued to improve. पर सब लोग तब और हैरान रह गए जब टॉमी की क्लाइंबिंग टेक्निक और इम्प्रूव हो गई. He was mentally and physically strong. वो मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग थे. He knew that he could withstand hunger, thirst and pain. वो जानते थे कि वो भूख, प्यास और दर्द को बर्दाश्त करने की बहुत अच्छी क्षमता रखते हैं. He could keep calm when faced with fear, danger or difficulty. वो शांत रहना जानते हैं जब उनके सामने कोई डर या कोई
डेंजर या कोई डिफ़िकल्टी या तकलीफ़ आ जाती है, इफ़ ही केम फेस टू फेस विथ अ चैलेंज ही डेल्ट विथ इट हेड ऑन। अगर उनके सामने कोई चैलेंज आ जाए और उनको फेस टू फेस उस चैलेंज को फेस करना पड़े अपने पास, वो जानते हैं उससे कैसे डील करना है और कैसे जीतना है। टॉमी कैडवेल ट्रेन्स एवरी डे, वो हर रोज़ ट्रेनिंग लेते थे। ही रन्स इन द माउंटेन फॉर 12 miles. He trains his muscles with weights and he practices his climbing on a special built wall in his house. टॉमी कैडवेल रोज़ ट्रेनिंग लेते थे, पहाड़ों पे 12 माइल रोज़ दौड़ते थे। वो अपने मसल्स के ऊपर वेट रख के उसको और स्ट्रॉन्ग करते थे। वो क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस किया करते थे अपने घर में स्पेशल बनी हुई दीवार पे चढ़ के। He began to focus his time and effort on his long time goal of climbing the Dawn Wall. वो टोटली फोकस दे रहे थे अपने टाइम पे, और टाइम और एफर्ट्स उनके टोटली इस बात पे लगे हुए थे कि वो अपने गोल को अचीव करें। और उनका गोल था लॉन्ग टाइम गोल, यानी बहुत बड़ा, बहुत दिनों से जो उनका गोल था वो था फ्री एड डाउन वॉल पे क्लाइंब करना। लॉन्ग क्लाइम्स आर डिवाइडेड इनटू पिचेस that are roughly the length of the standard climbing rope. बड़ी क्लाइंब जो है वो कुछ कुछ हिस्सों में डिवाइड होती थी on the length of standard climbing rope के हिसाब से। टॉमी worked with his climbing partner Kevin Jorgensen to map out the pitches on the Dawn Wall. टॉमी ने अपने क्लाइंबिंग पार्टनर जिसके साथ वो पहाड़ चढ़ने वाले थे, जिनका नाम था केविन जॉगरसन, के साथ उन्होंने मैप आउट किया था, डिसाइड किया था कौन कौन सी पिच पे कहाँ पे कैसे कैसे रुकना है और आगे बढ़ना है डॉन वॉल चढ़ते वक्त। दे प्लान्ड अ रूट ऑफ 32 पिचेस। उन्होंने 32 पिचेस पे काम किया। 2 of these, 14 and 15, आर सम ऑफ मोस्ट डिफ़िकल्ट क्लाइम्स इन द वर्ल्ड। और इसमें से जो 2 थी, 14th और 15th पिच, ये दुनिया की सबसे डिफ़िकल्ट क्लाइंब थी। One requires the climbers to balance carefully on the fingertips and toes and spring sideways to catch and hold onto a small bit of rock. और इन दोनों क्लाइंब्स में जो भी ऊपर चढ़ेगा उसको अपना बहुत अच्छे से बैलेंस रखना था, अपनी फिंगर के टिप्स पे, अपनी उंगलियों के टिप्स पे, अपने पैरों की टोज़ पे, और इसके अलावा उनको रेंगते हुए साइडवेज से आगे बढ़ना था और पैर भी बहुत छोटी सी स्मॉल बिट ऑफ थोड़े से टुकड़े ऑफ रॉक पे पैर रख के। फॉर अ फ्यू मिली सेकेंड्स द क्लाइंबर इज़ हाई अबव द अर्थ। कुछ सेकंड्स के लिए तो क्लाइंबर जो था काफ़ी ऊपर रहेगा अबव द अर्थ, जंपिंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द क्लिफ फेस टू अनदर। और इतना ऊपर चढ़ने के बाद उनको एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे जंप करना था। टॉमी केविन बिगिन देयर क्लाइंब ऑन द 27th December 2014। टॉमी और केविन दोनों ने अपनी क्लाइंब 27 December 2014 से स्टार्ट की। दे स्लैप्ड इन टेंट्स दैट वर हंग फ्रॉम द क्लिफ फेस। वो टेंट्स में सोए जो कि लटकी हुई थी क्लिफ फेस पे, क्लिफ की घाटियों के किनारों पे। देयर फ्रेंड्स helped him by providing a daily supply of water and lots of support. उनके फ्रेंड्स ने भी उनको काफ़ी मदद की, उनको डेली सप्लाई पानी पहुंचा के और भी अलग अलग तरीके सपोर्ट किए। Sometime, if it wasn't cloudy or cool enough for them to climb in the daytime, they had to climb at night. कई बार जब दिन में जब काफ़ी क्लाउडी रहता था या काफ़ी ठंडा, या जिस दिन पॉसिबल नहीं था दिन को क्लाइंब करना, वो रात में भी क्लाइंब करते थे। फॉर द फर्स्ट वीक द पेयर मेड द गुड प्रोग्रेस। पहला हफ्ता तो उन्होंने अच्छी प्रोग्रेस की। बट एट द नोटोरियस पिच 15, लेकिन उन्होंने नोटोरियस पिच 15 पे जाके वो अटक गए। टॉमी क्लाइम्ड इट एंड मूव्ड ऑन। टॉमी तो उसको क्रॉस कर गए और आगे बढ़ गए, बट केविन डिडंट। पर केविन उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। ही फेल, वो बार बार गिर जाता। द नेक्स्ट डे ही ट्राइड अगेन। अगले दिन उसने फिर ट्राई किया। इट वॉजंट टू बी। अगले दिन भी वो न कर पाया। फॉर 10 days केविन वॉज स्टक ऑन द पिच 15। 10 दिन केविन पिच 15 को क्रॉस करने में अटका रहा। हिज फिंगर्स ब्लेड, उसकी उंगलियों से खून बहने लगा। हिज मसल्ड एक, उसके मसल्स में दर्द होने लगा। हिज स्पिरिट्स वर लो, उसकी जो हिम्मत थी वो जवाब देने लगी। द टॉमी डिडंट वांट टू गो टू far ahead without Kevin, but it looked like he might have to. टॉमी बिल्कुल भी केविन के बिना
थोड़ा भी आगे नहीं जाना चाहता था या ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता था, पर उसे लगा शायद उसे करना पड़ेगा। देन ऑन द 9 जनवरी के दिन केविन मेड इट थ्रू पिच 15। केविन पिच 15 क्रॉस कर लिए। The crew on the ground who were supporting the climbers celebrated and Kevin's spirit lifted. जो क्रू, जो उनके लोग उनको नीचे से सहायक रहते हैं, जो मदद करते हैं, उन्होंने उसकी इस क्लाइंबिंग को बहुत सेलिब्रेट किया और केविन की जो हिम्मत थी और बढ़ गई। Soon the two men were back together. अब जल्दी ही दोनों साथ में आ गए और आगे बढ़ने लगे। Soon the two men were back together. फ्री क्लाइंबिंग where no one had free climbed before. दोनों साथ में चल पड़े फ्री क्लाइंबिंग के लिए वहाँ जहाँ पे अब तक के कोई फ्री क्लाइंबर्स नहीं पहुँच पाया था। On 9th January 2050, Tommy Cadwell and Kevin Jorgensen became the first people to free climb up the dawn wall of El Capitan. 9 जनवरी 2015 का वो दिन था जब टॉमी कैडवेल और केविन जॉगरसन पहले इंसान बने जो फ्री क्लाइंब किए थे डॉन वॉल ऑफ एल कैपिटन पे। नो वन हैड एवर मैनेज टू फ्री क्लाइंब अप द डॉन वॉल बिफोर। आज तक के कोई नहीं कर पाया था फ्री क्लाइंबिंग डॉन वॉल पे आज तक के। In order to understand just how steep and difficult the climb is, we can compare it to another 3,000-foot route of El Capitan Sleth Wall. इस बात को समझने के लिए कि कितनी वो स्टीप थी, कितनी गहरी थी, कितनी सीधी क्लाइंब थी जिस पे चढ़ना कितना डिफ़िकल्ट था, हम उसको दूसरी जो रूट है एल कैपिटन के स्लेथ वॉल जो 3,000 फुट रूट पे है उससे कंपेयर कर रहे हैं। Tommy Cadwell free climbed all the way to the top of the Sleth wall, tracked down to the bottom and climbed up a different way. उसने उस पूरी तरीके से उस वॉल पे क्लाइंब किया, उस पर ट्रैकिंग की, बॉटम से लेके ऊपर तक के up a different way. This amazing feat took him 24 hours और उसके लिए उसको सिर्फ 24 घंटे लगे थे। The climb up the dawn wall had taken nearly 18 days और डॉन वॉल पे फ्री क्लाइंबिंग करने में उनको 18 डेज लगे। उतनी ही ऊंचाई पे पहुंचने के लिए फ्री क्लाइंब के लिए उसे 24 आवर्स लगे और उसी ऊंचाई तक के पहुंचने के लिए उसे 18 डेज लगे। इसी से ये समझा जा सकता है कि उनकी ये जो फ्री क्लाइंबिंग थी वो कितनी डिफ़िकल्ट थी।